आज हम लोग चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के नाम क्या थे, इसका कालखंड कैसे निर्धारित होता है, इसका प्रसार कैसे रहा, इसकी सीमाएं कैसी हैं, समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, जिस समय भारतीय क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता चल रही थी उस समय विश्व पटल पे कौन कौन सी सभ्यताएं, खोज कैसे हुई, इसका इतिहास कैसा है, प्रकृति स्वरूप के बारे में, विशेषताओं के बारे में, काल निर्धारण के बारे में। काल निर्धारण की दो विधियां हैं, एक सापेक्ष विधि, एक निरपेक्ष विधि। उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता का ये कंप्लीट सेशन रहेगा। इसके बाद बेटा हम 100 एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। देखो बेटा, ये 100 एमसीक्यूज से पहले क्या है, डिटेल क्लास अभी मिलेंगी। एमसीक्यूज बेटा आप लोगों को एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन द एग्जाम से बड़ी, साथ ही साथ एप्लीकेशन पे एक और तरह के बैच चल रहे हैं जिनको बेटा हम लोग जानते हैं एरर सोल्यूशन मेथड के नाम पे। एरर सोल्यूशन मेथड को बेटा ध्यान से समझना। यहाँ पे पहले आपको एक फुल मॉक टेस्ट मिलेगा। इस मॉक टेस्ट में आप जो भी गलतियां करेंगे, मानते हैं 100 क्वेश्चन का टेस्ट हुए, आपके 60 क्वेश्चन सही हुए, तो 40 प्रश्न गलत भी हुए ना, तो आपके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं इनके टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। 2 दिनों के अंदर आपके पास टारगेट होगा, इन टॉपिक्स को पढ़ो। फिर बेटा आपका दूसरा टेस्ट होगा। जब आप दूसरा टेस्ट दोगे तो 60 से कुछ तो मार्क्स बढ़ेंगे। ऐसे ही फिर बेटा जो भी क्वेश्चन गलत होंगे उनके टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर आपका तीसरा टेस्ट होगा। अब ऐसे अगर आप 10 टेस्ट दे दोगे तो बेटा आपके मार्क्स इतने अच्छे हो जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एरर सोल्यूशन मेथड पे मैंने एक वीडियो बिगाड़ रखी है, जिसको जाके एक बार देख लीजिएगा। अब बेटा सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के नाम की चर्चा करें तो इसके नामों में सबसे पहले इसको बेटा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण सभ्यता, मेलवा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और घग्गर सभ्यता के नाम से जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है, नाम का याद रखो। सिंधु घाटी सभ्यता, एक एक नाम यहाँ लिख सकते हैं आप। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता, मेलवा सभ्यता। मेलवा सभ्यता कहाँ देखने मिलता है, मेसोपोटामिया के शारगोन अभिलेख में इसका नाम मेलवा सभ्यता से डिनोट किया गया। जॉन मार्शल इसको सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता नाम से उल्लेखित करते हैं। जॉन मार्शल क्या नाम बताते हैं, जॉन मार्शल बताते हैं बेटा इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बेटा एक प्रकार की मिश्रित सभ्यता थी, जहां पे 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थी। चारों प्रजातियां कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलाइड। कौन कौन सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगलाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का मतलब क्या है, क्या होता है, कैकेशियन। भूमध्य सागरी कौन से व्यक्ति हैं, ये वे व्यक्ति हैं जो इंडो यूरोपियन और कैस्पियन सागर क्षेत्र में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या क्या बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पहले बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, नगरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, काशयुगीन, ताम्रपाषाण, मेलवा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, घग्गर हाकर सभ्यता और मेलवा सभ्यता कहाँ कौन कहते हैं, मेलवा सभ्यता इसका इस नाम का उल्लेख शारगोन अभिलेख में मिलता है। शारगोन अभिलेख बेटा कहाँ पे, शारगोन अभिलेख मेसोपोटामिया की सभ्यता में उल्लेखित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में कई विद्वान भी हैं। इन विद्वानों ने बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के बारे में बताया। जैसे बेटा डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता ये आर्य थे। वहीं गार्डन चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बेटा सुमेरियन थे। राखालदास बनर्जी मानते हैं कि द्रविड़ थे। क्या क्या माने जाते हैं, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप मानते हैं कि आर्य थे। गार्डन चाइल्ड व मार्टिन व्हीलर क्या मानते हैं कि ये सुमेरियन थे। वहीं बेटा राखालदास बनर्जी मानते हैं कि द्रविड़ थे। पॉइंट्स बेटा याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में जो काल का निर्धारण होता है ये किस प्रकार से किया जाता है, काल निर्धारण का मतलब कि इसका टाइम किस तरह से निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले बेटा हम लोग चर्चा करते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसे कार्बन डेटिंग विधि के नाम से जानते हैं। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या है, जैसे किसी भी वस्तु में कार्बन के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि इसकी एज क्या हो सकती है। क्या बेटा कार्बन के आधार पर उसकी एज की गणना की जाती है। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता में एज की गणना बेटा कार्बन विधि के आधार पर की जाती है। और क्या रहता है, जैसे इसको बेटा 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता। कार्बन विधि के आधार पर इसका कालखंड 3500 बीसी से लेकर 1300 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक है, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता को 3 भागों में विभाजित किया जाता है।
पूर्व हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, साथ साथ उत्तर हड़प्पा सभ्यता। पूर्व हड़प्पा सभ्यता क्या है? ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो 3500 से लेकर 2600 ईस्वी तक रही। फिर इसमें कुछ विकास हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जगह ये बेटा नगरीय सभ्यता बनी 2600 से लेकर 1900 बीसी तक। फिर 1900 से 1300 बीसी तक इसकी पतन की अवस्था चली, जिसको में लगातार इसका रूप परिवर्तित होता गया। सिंधु घाटी सभ्यता कब से? कार्बन डेटिंग के आधार पर 3500 से लेके 1300 बीसी तक। 3500 बीसी से प्रारंभ में कुछ वर्षों तक ये रही ग्रामीण सभ्यता 3500 से 2600 बीसी। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 बीसी और उत्तर हड़प्पा सभ्यता 1900 से 1300 बीसी। अब बेटा इसके कालखंड के बारे में कई अलग मत हैं। जैसे सर मार्टिन व्हीलर मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2500 से लेकर 1750 बीसी तक रहा। वहीं डीपी अग्रवाल मानते हैं कि इसका कालखंड 3250 से लेकर 1750 तक रहा। जॉन मार्शल मानते हैं 3250 से लेकर 750 बीसी 1700 बीसी तक रहा। मैके महोदय मानते हैं 2800 बीसी से लेकर 2500 बीसी। एम एस वत्स की चर्चा करें, ये मानते हैं 3500 से लेकर 2500 बीसी तक। डेल्स मानते हैं 2900 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक। अर्नेस्ट मैकी मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड 2800 से लेकर 2500 बीसी तक रहा। गैन जी मानते हैं कि 2350 से लेकर 1700 बीसी तक। और फेयर सर्विस मानते हैं 2000 से लेकर 1500 बीसी तक सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड रहा। इसी कालखंड के बारे में आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं सर मार्टिन व्हीलर, यूपी ट्रिपल और उत्तर प्रदेश के एग्जाम से बहुत ज्यादा, जॉन मार्शल, मैके महोदय और अर्नेस्ट मैके। ये वे नाम है जो लगातार यूपी के एग्जाम्स में बार बार पूछे गए। सर मार्टिन व्हीलर क्या मानते हैं? सर मार्टिन व्हीलर बेटा मानते हैं 2500 से लेके 1750 तक सिंधु घाटी सभ्यता का विकास खंड रहा। जॉन मार्शल मानते हैं 3250 से लेके 1750 तक। मैके मानते हैं 2800 से लेके 2500 बीसी तक। वही अर्नेस्ट मैके मानते हैं 2800 से लेके 2500 बीसी तक। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार क्रम की चर्चा करें तो इसका विस्तार सिर्फ भारत में नहीं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत के तौर पर मुख्य तौर पर फैला है। कहाँ कहाँ बेटा? भारत में फैला हुआ है। भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उस समय बेटा ये सब भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आता था। अब बेटा क्या, जैसे अफगानिस्तान की चर्चा करें, अफगानिस्तान के गुंडी का सुरतदोई में, अफगानिस्तान में कहाँ पे? अफगानिस्तान में गुंडी का सुरतदोई, सुरतदोई को बेटा कहीं कहीं सोरदोई भी लिखा गया, जहां से पहले नगर नहर का साक्ष्य मिलता है। नहर का साक्ष्य पहले कहाँ पे मिलता है? सुरतदोई से। सुरतदोई को कहीं बेटा आपको सुरतदोई लिखने को मिलेगा, कहीं आपको सुरतदोई लिखने को मिलेगा, तो दोनों याद रखना। अफगानिस्तान में बेटा कहाँ से? अफगानिस्तान में गुंडी गार्क से लेके सुरतदोई तक बेटा फैला था। वहीं पाकिस्तान की चर्चा करें, पाकिस्तान को बेटा बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सुख्ता डोहर, कहाँ का बेटा? बलूचिस्तान क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र, सिंध क्षेत्र। पाकिस्तान में बेटा कहाँ कहाँ पे मिल फैला है? पाकिस्तान में बेटा ये फैला हुआ है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, सुख्ता डोरकोई, सुख्ता गे, क्वाटा और अंजीरा। पंजाब में हड़प्पा, रेमनगढ़ी, ग्वांटेवाला, सरायबेला। कैसे कैसे बेटा याद रखना, याद करने की बेटा पूरी तरीके से याद रखो ध्यान से। यहाँ कहाँ पे? पाकिस्तान में कहाँ पे? बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध क्षेत्र में फैला हुआ है। सिंध क्षेत्र में मोहनजोदड़ो, कोटजी, अमीरी, चंदूहाड़ो। पंजाब में हड़प्पा, रेमनगढ़ी, गोलीवाला, सरायबेल। वहीं मेहरगढ़, सुख्ताडोर, सुख्ताकोट, क्वाटा, अंजीरा, ये बलूचिस्तान में। भारत की चर्चा करेंगे हम लोग, भारत को बहुत सा डिटेल में पढ़ते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य विस्तार है। कहाँ का बेटा? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। गुजरात के कच्छ में, खंबात में। गुजरात में कहाँ बेटा? कच्छ और खंबात। जम्मू कश्मीर में कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में मांडा नामक क्षेत्र है, जहां से बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। वहीं पंजाब की चर्चा करें, पंजाब में रोपड़ और संघोला से। हरियाणा में बानीघड़ी, बनवाली से। राजस्थान में कालीबंगा से। गुजरात में गुजरात के कच्छ, धौलावीर, सूरगुड़ और देशलपुर से। खंबात की चर्चा करें, खंबात में लोथल, रंगपुर और प्रभास, पाटन से देखने को मिलते हैं। वही अब सिंधु घाटी सभ्यता की, देखो सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोगों ने क्या चर्चा की? हम लोगों ने चर्चा की सिंधु घाटी सभ्यता कालखंड। कालखंड कैसे है बेटा? मार्टिन व्हीलर अलग मानते हैं, डीपी अग्रवाल जी अलग मानते हैं, सर जॉन मार्शल अलग मानते हैं। आपको ज्यादा नहीं याद हो तो सर मार्टिन व्हीलर की याद हो। सर मार्टिन व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कालखंड मानते हैं? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। जॉन मार्शल कितने मानते हैं? 3250 से लेकर 1750। मैके महोदय 2800 से लेकर 2500 बीसी। अर्नेस्ट मैके की चर्चा करें 2800 से 2500 बीसी।
वहीं सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र कहाँ से है? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्र में फैला हुआ है। अफगानिस्तान में गुंडीगाग शुर्तुधोई में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत में, भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में। गुजरात के कच्छ और खंबात में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। राजस्थान में कालीबंगा, हरियाणा में राखीगढ़ी बनवाली, पंजाब में रोपड़ संगोला, जम्मू कश्मीर में मांडा और गुजरात में धौलावीरा, छोटाडोर और देशलपुर, लोथल, रंगपुर, प्रभास, पाटन। अब चर्चा करते हैं सीमाओं के बारे में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या प्रथम नगरी सभ्यता की चर्चा करें तो ये बेटा पूर्व में आलमगीर से, पश्चिम में सुक्ताडोर। सुक्ताडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में, जहाँ पे दस्क नदी है। अगर पूर्व की चर्चा करें, पूर्व में हिंडन नदी मेरठ तक है। मांडा चिनाव जो है ये बेटा उत्तर में, जम्मू कश्मीर में। अब बेटा देखो नदियों याद रखो, सबसे पूर्वी नदी पूछ ले तो हिंडन नदी, सबसे पश्चिमी नदी अगर पूछ ले तो दाश्क नदी, उत्तरी नदी चिनाव नदी, दक्षिणी नदी प्रवरा नदी। क्षेत्र क्या है? पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में शुक्ताडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। कौन कौन से क्षेत्र में बेटा? क्षेत्र याद रखो, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में शुक्ताडोर, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दैमाबाद। पूर्व में क्षेत्र कौन सा? मेरठ। पश्चिम में कौन सा? बलूचिस्तान। उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में बेटा दैमाबाद। पूरा बेटा क्षेत्र याद रखना, कोई भी क्षेत्र भूलना नहीं। और एक एक पॉइंट्स के साथ बेटा याद रखना आपको। कैसे बेटा? पूर्व में क्या है? मेरठ, पश्चिम में बलूचिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, दक्षिण में बेटा यहाँ प्रवरा नदी, दैमाबाद। ठीक है, ये बेटा नदियों क्षेत्र का विस्तार। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। जिस समय भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पनप रही थी उस समय मेसोपोटामिया की चर्चा करते हैं। मेसोपोटामिया में दजला फरात की सभ्यता थी, टिग्रिस की सभ्यता थी। इसका क्षेत्र इराक, ईरान, सीरिया, टर्की में था, जो हड़प्पा से भी 12 गुना बड़ी थी। वहीं मिस्र में चर्चा करें, मिस्र में नील नदी की सभ्यता जो नील नदी के तट पर बना रही थी, यह हड़प्पा से लगभग 20 गुना बड़ी थी। यूनान की चर्चा करें, यूनान में हुआंगो की सभ्यता थी जो येलो नदी पे है। क्या बेटा? यहाँ से मुद्राएं भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में मिली और सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे देखने को मिली, अर्थात इनके मध्य ट्रेड था। मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या है? धजला फरात की सभ्यता, टिग्रिस की सभ्यता, ये काम मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को मिली। मिस्र की सभ्यता में नील नदी की सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता से 20 गुना बड़ी थी। इसी सभ्यता को बेटा, नील नदी की सभ्यता को ही हम लोग सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से बेटा? सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी। यूनान की सभ्यता की बेटा चर्चा करेंगे। यूनान की सभ्यता में क्या है? यूनान की सभ्यता में बेटा हुआंगो की सभ्यता और येलो नदी के तट पे मिली। एक चीज बेटा याद रखना, दुनिया में लगभग हर एक सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन हड़प्पा सभ्यता लगातार निरंतर बनी रही। सिर्फ इसका एक रीजन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत उदारवादी थे, साथ ही अपनी चीजों को लगातार अपग्रेड करते जा रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की चर्चा करें तो 1826 में सबसे पहले सिंधु 1826 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन कराया गया। और इसकी जानकारी बेटा किस हुआ क्या था? भारत में रेलवे जोन का निर्माण हो रहा था। अब रेलवे के निर्माण के लिए ईंटों की जरूरत थी, तो ईंटों की जरूरत के लिए जगह की खुदाई की गई, तो वहां से पहले प्रथम ज्ञात स्थल प्राप्त हुआ। लेकिन उसका ईंटों का निर्माण भारतीय रेलवे बनाने में कर लिया गया। उसके बाद सन 1904 में क्या? सन 1904 में जनरल करिंगहम ने सबसे पहले भारत में आए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनके। भारत में इन्होंने सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भारत में आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड भी रहे, आर्कियोलॉजी के डिपार्टमेंट के पितामह भी कहलाते हैं। ये क्या है? जनरल करिंगहम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे, उन्होंने 1904 में सबसे पहले इसका सर्वे करवाया। फिर 1921 में, डेट याद रखना बेटा, सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई प्रारंभ होती है और 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में खुदाई प्रारंभ हुई और 1921 में दयाराम साहनी ने सबसे पहले एक स्थल की खोज की, जिस स्थल का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। प्रथम ज्ञात स्थल होने के कारण इस सभ्यता को बेटा हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो ज्ञात स्थल था वो हड़प्पा स्थल था। 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। इसके बाद अलेक्जेंडर करमिंगम, जो इन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी कहा जाता है। इस समय अगर सन 1904 की चर्चा करें, 1904 में भारत में वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे।
1857 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जानी थी। जो जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन के भाई थे, उन्होंने यहाँ पे ईंटों का प्रयोग कर लिया था। इस वजह से बेटा 1926 में सबसे पहले बेटा ईंटों का प्रयोग कर लिया। तो अब बेटा कंफर्म करो, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसकी हुई? हड़प्पा सभ्यता की जब खोज हुई तब भारत में आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हेड कौन थे? जॉन अलेक्जेंडर कर्मिंगम। अलेक्जेंडर कर्मिंगम को क्या माना जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट माना जाता है। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की। 1922 में राखालदास बनर्जी ने बेटा मोहनजोदड़ो की खोज की। 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में बेटा खुदाई प्रारंभ हुई थी, और खुदाई के दौरान 1921 में बेटा दयाराम। अब बेटा यहाँ की थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के नगर कैसे थे। यहाँ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ की प्रथम नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता के बारे में किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ की नाली व्यवस्था कैसी थी। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ की सड़क व्यवस्था के बारे में, आवास के बारे में ध्यान रखेंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं को पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा क्या देख रहे हैं हम लोग? देखने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की नगरीय सभ्यता क्या। हड़प्पा सभ्यता को जो किला नुमा दुर्ग था, ये दो भागों में बटा था। एक प्रशासनिक व्यापारिक पुरोहित वर्ग, दूसरा किसान श्रमिक वर्ग। किसान श्रमिक वर्गों का जो टीला था ये पूर्व में था, साथ साथ ये निचला टीला था। इसकी हाइट ज्यादा नहीं थी, ज्यादा ऊंचाई तक फैला था। ऊपरी टीला पश्चिमी टीला जो बेटा दुर्गीकृत था। साथ साथ यहाँ पे अमीर रहते थे। जब अमीर रहेंगे उनको सेफ्टी की जरूरत होगी, सेफ्टी की जरूरत होगी तो वो दुर्गों का निर्माण कराएंगे। दुर्गों का निर्माण कहाँ पे होता है? अमीर वर्गों में। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किलेबंदी करना, अपनी बाउंड्रीज जनरेट करना। ये कौन बनाते हैं? ये बेटा अमीर बनाएंगे। और जहां अमीर बना रहे थे वो कहते हैं प्रशासनिक वर्ग के थे, या तो व्यापारी थे या पुरोहित वर्ग थे। वहीं किसान श्रमिक छात्र ये गरीब वर्ग था, इनका निचला टीला था। और निचले टीलों में किसी भी तरह के दुर्ग नहीं देखने को मिलते। अगर किलेबंदी की साइड तो नहर के चारों तरफ किलेबंदी के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। टावरों का निर्माण देखने को मिलता है। टावरों का निर्माण क्यों किया जाता है? ताकि बाढ़ या बाह्य आक्रमणों से रखा हो सके, बाह्य आक्रमणों से बचाव हो सके। घरों में खिड़कियां दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, ना कि आगे की तरफ। राजमार्गों की तरफ जो बेटा यहाँ पे था कि जो घरों की खिड़कियां और दरवाजे थे, मेन सड़क की ओर ना खुल के पिछली सड़क की ओर खुलते थे, जो छोटी सड़क होती थी। लेकिन बेटा अपवाद है, लोथल में बेटा खिड़कियां दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुल रहे थे, ये एक छोटा सा अपवाद है। नाली व्यवस्था की चर्चा करें तो यहाँ पे नालियों में बेटा ईंटों का निर्माण होता था, बड़े बड़े पत्थरों से उन्हें ढका जाता था। नाली व्यवस्था अत्यंत उत्तम होती थी। प्रत्येक घर की नाली, छोटी नाली बड़ी नाली में मिलती थी, और बड़ी नाली बड़े नाले में मिलती थी, और धीरे से सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता था। तो नाली व्यवस्था यहाँ की अत्यंत उन्नत थी। नाली का निर्माण ईंटों से किया जाता था। नाली निर्माण में जिप्सम चूना गारे का प्रयोग किया जाता था। नाली को पत्थरों से ढका जाता था। अब बेटा एक चीज याद रखो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता के तौर पे, तो इसका एक अपवाद भी है। हम लोगों ने देखा था यहाँ पे मुख्य नगर दो भागों में बटे थे, एक अमीर वर्ग, एक निचला वर्ग। अमीर वर्ग क्या था? प्रशासनिक व्यापारी एवं पुरोहित वर्ग था। ये दुर्ग भी बनाते थे। लेकिन धौलावीरा में जो है वो यहाँ पे समाज तीन हिस्सों में बटा हुआ था। वहीं लोथर, सूदकाडोर, सुगताडोर यहाँ पे एक ही हिस्से थे। अब बड़ा याद रखना इनमें भी एक अपवाद है, पूर्वी टीला भी रक्षा प्राचीर दुर्गीकृत था। दुर्गीकृत कहाँ था? चंदुहाड़ो। चंदुहाड़ो जो था यहाँ पे बेटा किसी भी दुर्ग का निर्माण नहीं देखने को मिलता है। मुख्य तौर पे तो बेटा ज्यादातर जगह ऐसे ही थे कि जहाँ पे दो प्रशासनिक वर्ग थे, एक बेटा अमीर एक गरीब। अमीर क्या थे? वो बेटा पुरोहित थे, प्रशासनिक पुरोहित वर्ग होता था जो दुर्ग में रहता था। किलेबंदी देखने को मिलती है। निर्धन वर्ग जो किसान गरीब था। इसके बाद बेटा निचले वर्ग में रहते थे, यह पूर्वी टीले में रहते थे। अब बेटा देखो धौलावीरा क्या है? धौलावीरा एक ऐसा हिस्सा है जहाँ के पूरी सोसाइटी तीन हिस्सों में बटी हुई थी। वहीं कुछ ऐसी भी समाज थे जो केवल एक हिस्से में था, लोथा, सुक्ताडोर और सुंदरडोर। सुंदरडोर कहाँ है? दास्क नदी पे। सुक्ताडोर कहाँ है? भोगवा नदी पे। भोगवा नदी के किनारे लोथल। यहाँ पे समाज का सिर्फ एक हिस्सा देखने मिलता है। अच्छा, यहाँ की सड़क व्यवस्था की चर्चा करें। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती थी। शतरंज नुमा प्रणाली होती थी, इसको बेटा ऑक्सफोर्ड प्रणाली बोलते हैं। सड़कों का निर्माण कच्ची मिट्टी से होता था, और किनारे पक्की ईंटों की नालियां बनी होती थी। साथ ही साथ आवास कैसे थे? यहाँ के सभी की आवास उपयोगितावाद की दृष्टि से जिन आवश्यक चीजों की आवश्यकता होती वो सभी सुख सुविधाएं साथ में थी। घर प्राय एक मंजिल के होते थे, कहीं कहीं दो एवं बहुमंजिली के भी साक्ष्य देखने मिलते हैं।
सभी मकानों में लगभग आंगन, रसोई, टॉयलेट, स्नानागार, कुआं आदि देखने को मिलता था। फिर यहाँ के जीवन की चर्चा करते हैं। यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। अगर यहाँ के आर्थिक जीवन की चर्चा करें तो आर्थिक जीवन को हम लोग बेटा दो भागों में बांट सकते हैं। एक बेटा कृषि एवं सिंचाई के आधार पे और दूसरा बेटा पशुपालन के आधार पे। कृषि एवं सिंचाई के आधार पे बेटा जब चर्चा करते हैं तो ये क्या करते थे, ये यहाँ पे मुख्य 9 प्रकार की खेतियां होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में 9 प्रकार की खेती होती थी, जिसमें रबी की फसल प्रमुख फसल थी। खेतों में लकड़ी के हल से जोते जाता था। बनवाली हरियाणा, कालीबंगा में राजस्थान। मुख्य खेती जो थी यहाँ की मुख्य खेती बेटा यहाँ पे मुख्यतः खेती जो थी वो कृषि प्रकृति पर निर्भर थी। वर्षा होगी तो अच्छी खेती होगी, नहीं होगी तो अच्छी खेती नहीं होगी। कृत्रिम सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता था, जैसे नहर, तालाब का प्रयोग किया जाता था। 9 खेती कौन कौन सी थी? गेहूं, जौ, राई, तिल, सरसों, कपास की खेती देखने को मिलती थी। साथ साथ रबी की खेती यहाँ मुख्य फसल थी। पशुपालन में ये पालतू पशु भी पालते थे और घोड़े से अधिक प्रभाव था। पालतू पशु के तौर पे बेटा क्या था? भेड़, बकरी, बैल, ऊंट। और घोड़े के बारे में याद, घोड़े के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं प्राप्त हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ा बेटा हिस्सा नहीं था। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के अनेक स्थलों से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह मूल सभ्यता का हिस्सा नहीं था। यह सभ्यता से बाहर ही निवास करने वाला प्राणी था। अपने सिंधु घाटी सभ्यता में जैसे मोहनजोदड़ो से घोड़े के दांत मिलते हैं, राणा गुंडई से घोड़े के दांत मिलते हैं, लोथल में घोड़े का खिलौना मिलता है, सुक्ताडोर में घोड़े के अस्थि पंजर मिलते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े को मुख्य सभ्यता का साक्ष्य या मुख्य सभ्यता का हिस्सा नहीं माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल और रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, साथ ही साथ रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये भी बड़ा पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ के शिल्प एवं व्यवसाय की चर्चा करें तो यहाँ पे धातु उद्योग भी था, मतलब मेटल पे भी काम होता था। सूती वस्त्रों का भी उद्योग था। मनके का उद्योग अधिक प्रसिद्ध था, मोहर उद्योग और अन्य उद्योग। सूती धातु में क्या थी? सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा। लेकिन ये लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा इनसे परिचित थे। वहीं सूती वस्त्र उद्योग की चर्चा करें तो यहाँ सूती वस्त्र उद्योग ऊनी वस्त्र थे, लेकिन रेशमी वस्त्र से नहीं थे। प्रणमा इसमें के साक्ष्य हम लोगों को मोहनजोदड़ो, आलमगीर पर्वत एवं कालीबंगम देखने मिलता। मनका उद्योग की चर्चा करें तो यहाँ माला उद्योग था। अनेक धातुओं का प्रयोग होते थे, जैसे सोना, चांदी, शंख, सेलखड़ी, पक्की मिट्टी एवं मिट्टी। वहीं जो कीमती पदार्थ के रूप में इसमें कमेलियन, स्फटिक, जैस्पर और क्वार्टज। कौन कौन सी यहाँ पे बेटा धातुओं की मालाएं बनती थी? सोना, चांदी, शंख, सेलखड़ी, पक्की मिट्टी। इनकी तो बेटा सभी लोग बनाते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा साक्ष्य थे, जो सबसे कीमती थे, वो थे यहाँ पे कमोलियन, स्फटिक, जैस्पर और क्वार्टज। मोहर, यहाँ के मोहरे बेटा वर्गाकार, गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार देखने को मिलती। सबसे ज्यादा मोहरे जो थी वो सेल खड़ी की बनी हुई थी। सबसे ज्यादा मोहरे की बेटा किसकी बनी थी? सेल खड़ी की। यहाँ पे मृदभाण उद्योग था, कटाई बुनने उद्योग था, ईंटों का उद्योग था। ईंटों मृदभाण उद्योग का मतलब क्या है? लाल, काली एवं लाल मिट्टी पे अनेक प्रकार की आकृतियां बनाई जाती थी, जैसे फूल, पत्ती, पशु, पक्षी, ज्यामितीय अलंकरण, मानव की आकृति, वृक्ष, मछली, त्रिकोण आदि गोले बनाना। वही कटाई बुनाई के तौर पे यहाँ पे सूती वस्त्र के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। धागा बनाने के लिए तकली का प्रयोग किया जाता था। ईंट उद्योग की चर्चा करें तो यहाँ की ईंट 4:2:1 के साक्ष्य में मिलते हैं। घरों में नालियों का निर्माण देखने को मिलता था। जो घरों का निर्माण ईंटों से होता था, नालियों का निर्माण ईंटों से होता था। यहाँ पे जो बेटा कच्चे माल थे वो आयातित किए जाते थे। कहाँ कहाँ से आयातित किए जाते थे ये भी प्रश्न पूछा। जैसे टिन जो था अफगानिस्तान और इराक से आयात किया जाता था। टिन का आयात कहाँ कहाँ से होता था? टिन का आयात अफगानिस्तान और ईरान क्षेत्र से होता था। वहीं तांबे का आयात खेतड़ी, राजस्थान, बलूचिस्तान क्षेत्र से होता था। चांदी का आयात ईरान और अफगानिस्तान क्षेत्र से होता था। सोने का आयात अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी भारत से होता था। सोने का आयात बेटा कहाँ कहाँ से होता था? सोने का आयात बेटा होता था अफगानिस्तान, फारस, दक्षिणी। सीसा जो था ये बेटा इस सभ्यता में ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान क्षेत्र से आयातित किया जाता था। वहीं शिलाजीत की चर्चा करें जो हिमालय क्षेत्रों से आयातित किया जाता था। जाज लालवर्द पत्थर था, ये मेसोपोटामिया,
बदरस से आयातित किया जाता था। सेल खड़ी की चर्चा करें, सेल खड़ी बेटा बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात से आयातित किया जाता था। नीलरथ बदरखा से, नीलमणि महाराष्ट्र से, हरितमणि जो नीलमणि क्या है, मणि ही है लेकिन बेटा ये हरी कलर की है। नीलमणि क्या है, नीली है। हरितमणि क्या है, हरितमणि बेटा हरी है। इसका बेटा आयात कहाँ से किया जाता था, यहाँ बेटा दक्षिण भारत से आयात किया जाता था। शंख और कौड़ियों का आयात सौराष्ट्र से किया जाता था। सौराष्ट्र के अलावा इसका साक्ष्य किया जाता था दक्षिणी भारत से। दक्षिणी भारत और सौराष्ट्र से बेटा किसका आयात किया जाता था, शंख एवं कौड़ियों। ये बेटा प्रश्न याद रखना, आपसे लगातार पूछे जाएंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में चांदी का आयात कहाँ से होता था, तो चांदी का बेटा यहाँ पे आयात होता था ईरान और बलूचिस्तान से। कहाँ से बेटा, ईरान और बलूचिस्तान से। यहाँ पे बेटा आयात होता था चांदी का। शीशे का आयात कहाँ से होता था, ईरान और अफगानिस्तान से। नील रत्न का बदरखां से। हरित लमड़ी का कहाँ से होता था, दक्षिण भारत से। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार के बारे में कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार कैसा था, यहाँ व्यापार का स्वरूप कैसा था, व्यापार के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, व्यापार में आयात क्या होता था, निर्यात क्या क्या थे, साधन कैसे थे, बंदरगाह कहाँ से, माप तौल कैसे थे, व्यस्त में। सबसे पहले माप तौल देख ले। तो सिंधु घाटी सभ्यता दशमलव प्रणाली का प्रयोग करते थे और यहाँ के बाट जो थे मापन थे वो 16 के गुणांक में होते थे। जैसे हमारे यहाँ बेटा 10 के गुणांक में चलते हैं, वैसे यहाँ पे बेटा 16 के गुणांक में होते थे। बस ये पॉइंट्स बेटा याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता में माप कैसे होते थे, मापन बेटा 16 के गुणांक में होते थे। आयात के साधन कौन से थे, यातायात के साधन कौन से थे, यहाँ पे जल का प्रयोग किया जाता है, साथ ही स्थल, स्थल के तौर पे बेटा बैलगाड़ी, जल के तौर पे नाव। जब नाव का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर बेटा बंदरगाह देखने को मिलते हैं। आयातित वस्तुओं की चर्चा करें तो यहाँ सोना, चांदी, तांबा, लाजवर, कीमती पत्थरों का आयात किया जाता है, शिलाजीत का। लेकिन यहाँ से हम लोग निर्यात करते थे कीमती पत्थर, हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं, मनका, सूती वस्त्र, तांबे की वस्तुएं, काली मिट्टी, मोर पंख, इन चीजों का हम निर्यात करते थे। यहाँ पे बेटा ये चर्चा करें कि यहाँ पे व्यापार कैसा था। यहाँ पे अभिलेखीय साक्ष्य की चर्चा करें तो सारगौन अभिलेख में से प्राप्त होता है कि मेसोपोटामिया से बेटा हम लोग व्यापार करते थे। मेसोपोटामिया के वासी अपने पूर्व 3 क्षेत्रों के साथ व्यापार किया करते थे, दिलमुन, मनक, मेलवा। दिलमुन के साथ बहरीन, मनक के साथ मकरान तक, पश्चिमी तक, पाकिस्तानी तक, मेलवा हड़प्पा सभ्यता के साथ। हड़प्पा सभ्यता में माप तौल के लिए घन या फुट का प्रयोग किया जाता था। मापने के लिए लोथल में बेटा हम लोगों को कांसे का स्केल भी मिला है। हड़प्पा सभ्यता में 16 की इकाई के मापन का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पे बाट 16 की इकाई में होते थे। बाट माप में एक स्वरूपता थी। अंकों को दोगुना करके या आधा करके बनाया जाता था। चार्ट और जैसर पत्थर के बनाए जाते थे। जो यहाँ पर जैसपर पत्थर की क्या बेटा बाट बनाए जाते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली अभी तक यहाँ प्रचलित थी। यहाँ बेटा धन का आगमन नहीं हुआ था। यहाँ पे ज्यादातर चीजों में बेटा वस्तु विनिमय किया जा रहा था। हम पैसा देंगे, आप पैसा दीजिएगा, हम सामान लेके आएंगे, आप भी सामान लेके आइएगा। जिसके सामान के साथ में होगा उसके साथ हम लोग मेल भाव करेंगे। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्य कैसे हैं? जैसे यहाँ से बेलनाकार मोहर मिलती है, सिक्के प्राप्त होते हैं। स्थल व्यापार बेटा कैसे पता चलेगा, जैसे हमारे और आपके बीच में व्यापार चल रहा है, ये कैसे पता चलेगा? आपके देश की मुद्रा अगर हमारे यहाँ मिलने लगे तो ये मान लिया जाता है कि हमारे और आपके बीच में व्यापार था। व्यापार का साक्ष्य कैसे मिलता है, जब आपकी मुद्रा हमारे यहाँ मिलने लगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, व्यापार में मुद्राओं का आदान प्रदान। जैसे फारस की खाड़ी से सिक्के मिलते हैं, मेसोपोटामिया की खाड़ी में बेटा कालीबंगा के, मतलब मेसोपोटामिया के जो सिक्के हैं वो कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। फारस के सिक्के जो हैं वो बेटा हम लोगों को फारस की खाड़ी उसमें जो है वो उसके सिक्के बेटा लोथल से प्राप्त होते हैं। मेसोपोटामिया की विशेषताओं की चर्चा करें तो यहाँ पे बेटा बेलनाकार मोहर प्रयोग की जाती थी। उपरी हिंदू घाटी हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त प्रमुख मोहर हैं। अब ना यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे कौन कौन से बंदरगाह थे। यहाँ पे देखो पाकिस्तान क्षेत्र में सुख्ताडोर बंदरगाह, बालाकोट, एल्यूमिनियम, ये बड़ा बस्ती है। भारत में कौन से थे, नागेश्वर, प्रभास पटन, लोथल, भारतपुर, रंगपुर। इस तरह से याद रखते। मुद्राएं कौन कौन सी, एक संगी पशु पे का आंकलन। यहाँ की जोड़ा एक संगी पशु का अंकन था, वो हम लोगों को यहाँ की मुद्राओं में देखने को मिलता है। एक सींग वाले पशु का आकलन। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ग विभाजन कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता में जाति एवं मानवीय समूह कैसे थे। यहाँ पे मात्र सत्तात्मक सरकार की, समाज में असमानताएं थी या मृतक संस्कार कैसे होते थे। यहाँ के व्यक्ति सौंदर्य प्रेमी थे या नहीं थे। समाज में वस्त्र कैसे थे, मनोरंजन के साधन कैसे थे,
साक्षरता व लिपि के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिंधु घाटी का समाज जो था ये 4 वर्गों में विभाजित था। योद्धा, व्यापारी, विद्वान, कामगर। कैसे कैसे था बेटा? योद्धा, व्यापारी, विद्वान, कामगर, 4 वर्गों में बेटा अविभाजित था। कामगर के तौर पे किसान, मजदूर, शिल्पकार। योद्धा युद्ध लड़ते थे, व्यापारी व्यापार करते थे, विद्वान जिनको आजकल हम लोग पंडित रूप में जानते हैं वो, साथ ही साथ कामगार जो थे वो किसान मजदूर के फॉर्मेट में थे। फिर चर्चा करते हैं नृजाति तत्व एवं मानवीय समूह। यहाँ के बेटा जो व्यक्ति थे 4 वर्ग थे। भूमध्य सागरीय समूह से, अल्पाइन से, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइट और मंगोलाइट। मंगोलाइट समूह कहते हैं, मोहनजोदड़ो में योगी प्रतिमा इसका उदाहरण मिलता है। प्रोस्ट्राइट कहता है सिंधु सभ्यता से आने वाले लोगों को बेटा प्रोस्ट्राइट बोलते हैं। अल्पाइन की संख्या बेटा बहुत ही कम थी, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। भूमध्य सागरीय को मुख्य तौर पर माना जाता है, इनकी संख्या सर्वाधिक थी और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण किया। यहाँ का जो समाज था वहां पे मात्र देवी की सर्वाधिक मूर्तियां देखने को मिलती हैं, अर्थात इन्हें हम मात्र सत्तात्मक मानते हैं। नरसंहार के हथियार प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात ये पूरी की पूरी सत्ता हम लोग मात्र सत्तात्मक मानते हैं। मृतक संस्कारों की चर्चा करें, यहाँ पे मृतक संस्कार 3 तरह का होता था। पूर्ण दहन भी होता था, आंशिक दहन भी होता था, दाह संस्कार भी होता था। मतलब पूरी तरह दफना देना, या बेटा आंशिक सावधान का मतलब होता है कुछ पार्ट्स जानवरों के लिए छोड़ देना, पशु पक्षी अपना खा के व्यक्ति को समाप्त करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा हम लोग आंशिक दाह। सौंदर्य प्रेमी थे, जैसे सिंदूर का यहाँ प्रयोग देखने को मिलता है, काजल देखने को मिलता है, लिपस्टिक देखने को मिलती है, सोना चांदी के आभूषण देखने को मिल रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में कई स्थानों से बेटा तांबे के दर्पण प्राप्त हुए हैं। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण करते थे, दोनों सौंदर्य प्रेमी थे। हड़प्पा सभ्यता में कई स्थानों से कंघे के साक्ष्य प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता में बेटा सूती वस्त्र उद्योग एवं ऊनी वस्त्र उद्योगों का प्रयोग किया जाता था। रेशमी वस्त्र अभी यहाँ पे नहीं थे, सूत काटने के लिए तकली का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जो हड़प्पा सभ्यता लेखन के तौर पे इसको अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसको बेटा हम लोग विद्वान इसे भाव चित्रात्मक लेखन कहते हैं, जिसको पिक्टोग्राफ कहते हैं। ये क्या बेटा पिक्टोग्राफ है, भाव चित्रात्मक है। लिपि या लिखावट का तरीका वेस्ट्रोफेंड्रम है। इसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिख के दूसरी बाएं से दाएं लिख देते, दाएं से बाएं इस तरह से लिखा जाता था। कुल यहाँ पे लगभग 400 से लेके 875 वर्ग हैं, अभी वर्ण है। अभी तक हम लोगों ने इसको पढ़ा नहीं है तो हम लोग इसके बारे में साक्ष्य सही नहीं मान सकते, लेकिन हाँ उम्मीद इस तरह से कि 400 से 875 वर्ण है। सबसे बड़ी लिपि जो है वो धौलावीरा से प्राप्त हुई है। हड़प्पा सभ्यता में साक्षरता व्याप्त थी, लेकिन साक्षरता के विषय में हम लोग कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके लेखन को अभी तक हम लोग पढ़ ही नहीं सके हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की चर्चा करें, धर्म कैसा था, यहाँ की कला कैसी थी, यहाँ की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैसी थी। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इनके बारे में भी चर्चाएं प्रारंभ कर देते हैं। तो छोटा सा सेशन और बचा हुआ है, थोड़ी सी बेटा क्लास आप लोगों की डिले होगी तो थोड़ा सा बेटा मैनेज कर लेना, ठीक है। सोच रहे सिंधु घाटी सभ्यता आज पूरा का पूरा सेशन सिंधु घाटी सभ्यता खत्म कर देते हैं, शाम के समय इसका हम लोग रिविजन कर लेंगे और हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कवर हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी का पूजन होता था। तो याद रखो सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजन किया जाता था। काफी मात्रा में यहाँ पे मातृ देवी की मिट्टी की मूर्ति देखने को मिली है। बेटा मिट्टी की मूर्ति यहाँ पे देखने को मिली है। मातृ देवी जो पश्चिमोत्तर में सर्वाधिक परंतु गुजरात में न्यूनतम मात्रा में, तो पश्चिम क्षेत्रों में ज्यादा हम लोग पूछते थे और पूर्वी क्षेत्र में आते आते इनकी पूजन थोड़ी सी, जैसे हमारे अभी कुछ क्षेत्रों में लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं, कुछ क्षेत्रों में कम धार्मिक होते हैं। तो पश्चिम में बेटा ज्यादा धार्मिक, पूर्व में बेटा कम धार्मिक होते थे। मूर्ति पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन मंदिरों के नहीं। मूर्ति पूजा होती थी लेकिन यहाँ मंदिर विद्यमान नहीं थे। शिव की पूजा, मोहनजोदड़ो में एक योगी की प्रतिमा देखने को मिलती है जिसे मार्शल महोदय आद्य शिवा कहते हैं। आद्य शिवा जो है पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए पलथी मार के। देवता के दाईं तरफ हाथी और बाघ है, बाईने तरफ गैंडा और भैंसा है, पैर के नीचे बेटा 2 हिरण है। आर्ध मुद्रा में बेटा कौन कौन है? आर्ध मुद्रा में दाहिने हाथी बाघ, दाई और बाई ओर बेटा गैंडे और भैंस, पैर के नीचे बेटा 2 हिरण। हड़प्पा वासी लिंग उपासक एवं योनि पूजक थे। कई स्थानों से लिंग पूजा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ पे सामूहिक स्नानागार हैं, जल की पवित्रता एवं पुण्य कर्मों में विश्वास करते थे, इसलिए यहाँ सामूहिक स्नानागार है। यहाँ पे सर्प पूजा होती थी, स्वास्तिक पूजा होती थी, कई स्थानों पे जादू टोना भी होता था। सर्प पूजा क्या है? लोथल से प्राप्त मृद बाण में सर्प की आकृति मिली है जिसके सामने एक व्यक्ति नतमस्तक है, अर्थात वो सांप की पूजा कर रहा है। स्वास्तिक पूजा क्या है? सूर्य पूजा से संबंधित है।
जादू टोना अनेक स्थानों पे ताबीज के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे सूर्य की पूजा होती थी, इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये चीजें बेटा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिले हैं। इसके साथ याद रखना, योगी की विश्व योग में विश्वास मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के आधार पर कहा जाता है ये लोग योग की में भी पूजा करते थे। पशु पूजा की चर्चा करें तो यहाँ पे बेटा पशु पूजा के तौर पे क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सींग वाले एक पशु देखने को मिलता है जिसको यूनिकॉर्न कहते हैं। मतलब कुछ काल्पनिक पशु भी थे, कुछ वास्तविक पशु, जैसे बेटा बैल, कुबड़ वाला बैल। और कुबड़ वाला बैल का प्रयोग तो बेटा मोहरों में भी किया जाता था, इसकी पूजा भी होती थी। ये तो आपको कंफर्म हो गया। तो यहाँ पे कुछ काल्पनिक पशु हैं, कुछ वास्तविक पशु हैं। काल्पनिक पशुओं की पूजा होती थी और वास्तविक पशुओं की भी पूजा होती थी। यहाँ वृक्ष पूजा देखने को मिलती है, पीपल की पूजा, बरगद की पूजा, नीम की पूजा। अग्नि पूजा देखने को मिलती है, अग्निकुंड, यज्ञवेदा, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता की कला की चर्चा करें तो यहाँ जैसे 21वीं सदी में ब्रिटेन से भी ज्यादा विकसित यहाँ की स्थापत्य कला थी। यहाँ की स्थापत्य कला क्या थी, 21वीं सदी की वर्तमान समय में जो ब्रिटेन है उससे भी ज्यादा अच्छी थी। मिस्र व मेसोपोटामिया के विपरीत मंदिरों में अवशेष मिलते हैं। मेसोपोटामिया में बेटा पुरोहितों का शासन था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता की जो मूर्तियां थी ये कांसे, पीतल, तांबे की बनी हुई मूर्तियां थी। यहाँ पे बेटा लुप्त मोम टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का बेटा प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त काशी की नर्तकी इसका उदाहरण भी है। नृत्य एवं संगीत जो है बेटा, नृत्य एवं संगीत की चर्चा करें, कई स्थानों पर नृत्य की मूर्ति प्राप्त होती है। डांस करते हुए डांसर्स की मूर्ति भी देखने मिलती है। मोहनजोदड़ो में प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो कांच की बनी हुई है। यहाँ पे बेटा कला के तौर पे लगभग सभी हड़प्पा सभ्यता, मतलब हर तरह की कला यहाँ पे विद्यमान थी। यहाँ पे पत्थर की मूर्ति मिलती है, यहाँ पे डांस करती हुई मूर्ति मिलती है, यहाँ पे कांच, पीतल, तांबे आदि की मूर्तियां भी देखने को मिलती है। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई सिर विहीन मूर्ति भी देखने को मिलती है। कुछ विद्वान इन्हें जैन मूर्ति भी मानते हैं। मूर्ति का मतलब क्या हुआ, मिट्टी की बनी हुई, मिट्टी मिट्टी की विभिन्न मूर्तियों का निर्माण करते थे, जिसमें पशु पक्षियों के खिलौने आदि। सिंधु घाटी सभ्यता में आप विज्ञान की चर्चा करते थे, यहाँ का विज्ञान कैसा था। तो ध्यान रखो बेटा, यहाँ पे गणित का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए ईंटों की लंबाई चौड़ाई आप देखेंगे 4:2:1 के अनुपात में, 16x16 के आधार पर बाटों का प्रयोग। तो यहाँ पे गणित का अच्छा खेल था। लोगों को गणित का बेटा ज्ञान रहता था। कांसे की स्केल एवं कांसे के तराजू का भी इस्तेमाल किया जाता था। निश्चित माप एवं योजना के अनुसार नगरों का निर्माण कराया जाता था। यहाँ के लोग खगोल विज्ञानी भी थे, इतना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न समयों एवं मौसमों में उगाई जाने वाली फसलों का उत्पादन करते थे। नक्षत्रों की गणना करना, ऋतुओं की जानकारी प्राप्त करना, ये सभी थे। अतः कहा जा सकता है ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खगोल विज्ञान का ज्ञान रखते थे। धातु विज्ञान कैसा था, उच्च ताप पे धातुओं को गलाना जानते थे, कांस्य का निर्माण करते थे, तांबा एवं टिन का, अनेक मूर्तियां बनाते थे, स्केल तराजू का निर्माण एवं धातुओं को गलाते थे। चिकित्सा विज्ञान की चर्चा करें तो यहाँ पे बेटा संक्रामक बीमारियों से परिचित थे, इसी वजह से जब नाली व्यवस्था का निर्माण होता तो उसे ढक देते थे। शल्य चिकित्सा थी, कालीबंगा से कम उम्र के बालकों की खोपड़ी में छेद देखने को मिला है, अर्थात ये न्यूरो साइंस भी जानते थे, न्यूरो सर्जरी भी करते थे। साफ सफाई का उत्तम कार्य रहता था, उनको स्वास्थ्य की चेतना के प्रति भी ध्यान था। हड़प्पा सभ्यता की काल निर्धारण चर्चा करें तो कार्बन 14 के आधार पर, मतलब जिसको C14 के आधार पर बेटा माना जाता है, इसके आधार पर कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं। देखो किस आधार पर काल का निर्धारण किया जाता है, C14 के आधार पर, थर्मोन्यूक्लिन विधि के आधार पर, पोटेशियम आर्गन के आधार पर, वृक्ष वलय के आधार पर। वृक्ष वलय के आधार पर क्या होता है, तो जैसे आपने कोई एक पेड़ काटा, अब उस पेड़ में कितनी रिंग्स हैं, इस आधार पर उसकी पेड़ की एज निकाली जा सकती है। पोटेशियम आर्गन निर्जीव वस्तुओं के मामले में विशेष रूप से चट्टानों की तिथि के निर्माण पे पोटेशियम आर्गन मेथड का यूज किया जाता है। थर्मोन्यूक्लिन मेथड जो है, इस सिद्धांत के आधार पर अपने निर्माण के दौरान सभी वस्तुएं वातावरण में से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। यदि किसी वस्तु को 5 से 500 डिग्री ताप पर गर्म किया जाए तो संचलित इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जब बेटा मृद भाणों या मिट्टी के टुकड़ों से किसी की एज की गणना की जाती है तो उसके लिए बेटा प्रयोग होती है थर्मोन्यूक्लिन मेथड। कार्बन 14 क्या होती है, ये बेटा सजीवों या जीवित व्यक्तियों के लिए की जाती है। पोटेशियम आर्गन बेटा चट्टानों के लिए, वृक्ष वाले के पेड़ों के आधार पर जांच निकाली जा सकती है। तो इसके पतन के कारण क्या होते हैं, देखो पर्यावरण परिवर्तन महामारी प्रमुख कारण है। पर्यावरण परिवर्तन मानते हैं एम त्रिविधि,
महामारी मानते हैं क्यूआर कनेडी। बाढ़ का कारण मानते हैं मार्शल मैके एवं एसआर राव। ये मानते हैं कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में एक विशाल बाढ़ आ गई थी जिस वजह से इसका पतन हो गया। जलवायु परिवर्तन मानते हैं आर्ले स्टील एवं अलकानंद घोष। भूतात्विक परिवर्तन मानते हैं एमर सानी, एमटी लैम्बडिंग, जीएफ डेल्स। बाह्य आक्रमण मानते हैं गार्डल चाइल्ड्स एवं मार्टिर व्हीलर। मार्शल के अनुसार प्रशासनिक अस्थिरता हुई होगी, व्यापार खत्म हो गया होगा, लोग पलायन कर गए होंगे, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। अब एक चर्चा करते हैं एक एक क्षेत्र के बारे विषय में। जैसे हड़प्पा सभ्यता देखें तो हड़प्पा सभ्यता सेशन अगर बड़ा तो नहीं हो गया, चलो फिर भी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब? सन 1921 में। यहाँ पे पीतल की गाड़ी देखने को मिली, बैल के संख से बना हुआ बैल देखने को मिलता, उर्वरता की देवी देखने को मिली, स्वास्थ्य के चिन्ह देखने को मिले, गेहूं एवं जौ के दाने, तांबे का पैमाना, कांस्य गाड़ी, गरुड़ का चित्र, शंख का चित्र, मछुआरे का चित्र, बर्तन पर बना हुआ मछुआरा, तांबे का इक्का और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे देखने को मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा पड़ता का साहिवाल पंजाब में पड़ता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा सभ्यता को दुर्ग के रूप में एबी नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में इसी पर अन्नागार, अनाज कूटने के चबूतरे एवं श्रमिक आवास देखने को मिले। 16 भट्टियां एवं धातु बनाने का कारखाना देखने को मिला। रावी नदी के बाएं तट पे यह स्थित है। यहाँ पे एक बड़ा सा कब्रिस्तान देखने को मिला जिसे R37 के नाम से जाना जाता है। R37 बड़ा सा कब्रिस्तान कहाँ पे देखने को मिलता है? ये बेटा हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? जॉन मार्शल ने। कब? सन 1921 में। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इस तरह से आपको याद भी रखने हैं। फिर चर्चा करो, यहाँ पे मोहरों पर शेर का अंकन प्राप्त नहीं हुआ है। पुजारी की एक पत्थर की मूर्ति देखने को मिली है। कुल 12 अन्नागार के अवशेष देखने को मिले हैं। कितने बेटा? 12 अन्नागार के अवशेष यहाँ पे देखने को मिले हैं। फिर बेटा इसके साथ याद रखना क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे काशी की, यहाँ पे पश्चिम की ओर स्थित टूले में व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी है। मोहनजोदड़ो की चर्चा करें, 1922 राखालदास बनर्जी द्वारा खोजा गया। अब बेटा इसमें क्या है, यहाँ पे सड़कों के जो कोड हैं वो संपूर्ण पे मिलते हैं, इसलिए इनसे बेटा ऑक्सफोर्ड सर्कल नाम दिया जाता है। पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को स्पुतलिक टीला भी कहा जाता है। कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण कराया। मुद्रों पर जो मोहरें होती हैं उन पे बेटा पशुपति का अंकन देखने को मिलता है, पशुपति का चित्र अंकित देखने को मिलता है। यहाँ पे 31 मानव कंकाल देखने को मिले जबकि कोई कब्रिस्तान नहीं मिलता है। मिट्टी का तराजू देखने को मिला। सबसे बड़ी इमारत विशाल नगर कहाँ देखने को मिला? वो हम लोग को मोहनजोदड़ो में देखने को मिला। आकार क्या था? 45.71 मीटर चौड़ा और लंबाई और 15.23 मीटर चौड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर लरकाना सिंध पाकिस्तान क्षेत्र में सिंधु नदी के बाएं तट पर यह स्थित था। यहाँ पे विशाल अन्नागार देखने को मिलता है। विशाल अन्न का भंडारण देखने को मिला। साइज क्या थी? 45x22। तो विशाल अन्नागार एवं विशाल अन्नागार कहाँ देखने को मिलता है? ये हम लोग को मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। बड़ा सा एक स्नानागार देखने को मिला। साथ साथ यहाँ पुरोहित आवास देखने को मिला। सार्वजनिक स्नानागार देखने को मिला। दोनों सीढ़ियों से बेटा गंदे पानी निकालने का रास्ता देखने को मिला। इस तरह से बेटा देखो, चाहे सबसे बड़े अन्नागार की चर्चा करें, सबसे बड़ा सबसे विशाल आप लोगों को बेटा चर्चा कर लेगी सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने मिले, अन्न का स्टोरेज कहाँ मिला, ये हम लोगों को देखने मिला मोहनजोदड़ो में। स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। चंदुहाड़ों की चर्चा करें, खोज किसने की? एन मजूमदार ने 1934 में और 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। मनके की माला, एक मुद्रा जिसपे 3 घड़ियाल व 2 मछली के चित्र का अंकन है। कहाँ पे मिला? चंदुआड़ो में। एकमात्र ऐसा स्थान जहां से वृत्ताकार ईंटों का निर्माण देखने को मिला। लिपस्टिक, कंघा, काजल 3 स्टार में देखने को मिले। औद्योगिक नगर भी कहते हैं इसे। सिंधु नदी में सिंधु नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। साथ ही साथ बेटा याद रखो इसके बारे में, यहाँ पे कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह देखने को मिले। औद्योगिक नगर है। बिल्ली एवं कुत्ते के निशान देखने को मिले। मड़िकरी मोहर बनाने, भार माप के बटखाने बनाने का काम होता था यहाँ। एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ पे वृक्क के आकार की चीजें देखने को मिली। यहाँ पे बेटा जो मिट्टी का है वो बेटा वृक्क के आकार के देखने को मिली। ये भी बेटा चीजें ध्यान रखना। किस आकार के देखने को मिल रही? वृक्क के आकार की। वृत्त मतलब गोल आकार के देखने को मिली है। फिर बेटा इसके बाद चर्चा करो सुप्ता डोर।
गुप्ता कोरिडोर की खोज किसने की? 1937 में सर ओस्टेन स्टाइन ने इसकी खोज की। खोज बेटा कब हुई? इस खोज के बारे में बेटा याद रखना। खोज इसकी बेटा कब हुई? खोज के बारे में सबसे पहले बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि कब होती है। सन 1937 ईस्वी में सर ओस्टाइन द्वारा। कोर्जा द्वीप की चर्चा करें 1955 में फजल अहमद द्वारा। लोथल की खोज किसने हुई? 1955 में डीआर एस राव द्वारा। लोथल है कि एक प्रमुख बंदरगाह है, पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा देखने को मिला। गोदीवाड़ा मतलब क्या होता है? यहाँ की इसकी पूर्वी भाग में बेटा गोदीवाड़ा अर्थात इनका निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब जो पतंग का निर्माण जहाँ पे होता है तो उसको बेटा हम लोग बोलते थे गोदीवाड़ा। यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना, धान के अवशेष, बाजरे का साच, तांबे का कुत्ता, पूर्ण हाथी दांत, धान की फूसी, तीन युग्मों के समाधि लिए हुए फारस की मुद्रा प्राप्त होती है। गढ़ी एवं नाहरगढ़ दोनों के रक्षा प्राचीर देखने को मिलते हैं। खंबात की खाड़ी के तट पे स्थित है ये बेटा। यहाँ पे लघु हड़प्पा नाम भी इसको दिया जाता है। यहाँ पे बेटा क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे अग्निकुंड, प्रशासनिक भवन, रंगाए गए कुंड, ईरान फारस की मुद्रा एवं घोड़े के अस्थि पंजर देखने को मिले। रंगपुर कब हुई? रंगपुर की खोज 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने की। कब की बेटा? 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की। यहाँ पे कच्ची ईंटों की नालियां एवं दुर्ग देखने को मिले। ज्वार बाजरा के साक्ष्य देखने को मिले। धान की खेती के साक्ष्य। बृहदीस्ट में पकी हुई हड़प्पा एवं हड़प्पा उत्तरकालीन सभ्यता के साक्ष्य देखने को मिले। भादर नदी अहमदाबाद गुजरात सौराष्ट्र में। सुरकोटदा की चर्चा करें। सुरकोटदा का क्या क्षेत्र है इसका? 1972 से लेकर 75 के बीच में जगत राम जोशी ने इसकी खोज की। इसकी खोज किसने की बेटा? जगत राम जोशी ने इसकी खोज की। है कहाँ बेटा? सरस्वती नदी कच्छ गुजरात में स्थित है। तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी निर्मित चूड़ियां, तराजू का पलड़ा, सरस्वती नदी कच्छ गुजरात में। घोड़े के अस्थि पंजर, कलश समाधान। धौलावीरा की चर्चा करें। कच्छ दन में 1990-91 में बेटा इसकी खोज हुई। 1990-91 में बेटा खोज तो होती है, साथ ही साथ बेटा इसके बारे में याद रखना कि किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की। 1967-68 में खोज की किसने की? जेपी जोशी ने। आयताकार नगर बेटा यहाँ पे था। साथ ही साथ यहाँ पे लंबा जलाशय, सैंधव लिपि के 10 बड़े अक्षर देखने को मिले। शैलकृत जलकुंड। शहर का 3 वर्गों में विभाजन देखने को मिला। कला, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर। विशाल जलाशय देखने को मिला। साथ ही हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख देखने को मिला। कितने बड़े? बड़े आकार के। फिर देखो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी की खोज कब हुई? राखी गढ़ी के उत्खनन कब हुआ? 1969 में सूरजमाल हिसार में। यहाँ पे तांबे का उपकरण, हड़प्पा या युग की मुद्राएं देखने को मिली। ये बड़ा कोर्स थोड़ा सा बोर हो रहे, अब बोरिंग हो रहा होगा आप लोगों के लिए, लेकिन क्या करें, इसको बेटा आपको समझना पड़ेगा, आपको याद रखने पड़ेंगे। नाम है, नाम आपको समझने पड़ेंगे, छोटे से नाम बच्चे हैं इनको भी समझ लो, ठीक है। या तो एक काम करेंगे, मैं आप लोगों को ये तुरंत भेज देता हूँ कि आप लोग आराम से देख लीजिएगा। आप लोग केवल इसको एक बार समझ लो, ठीक है। अब देखते हैं बेटा यहाँ है क्या बेटा, यूपी ट्रिपल एससी में पूरा डिटेल पूछा जाए, कुछ छोड़ेगा नहीं ना, तो हम लोग सब कुछ ही कवर करेंगे। अब बेटा चर्चा करते हैं बनवाली हिसार की चर्चा करते हैं। बनवाली हिसार सरस्वती नदी के तट पर स्थित है बेटा। यह है कहाँ बेटा? सरस्वती नदी के तट पर यह स्थित है। 1975 में आर एस बिस्ट द्वारा खोजा गया क्षेत्र है। यहाँ पे प्रैक संतो, विकसित संतो एवं उत्तर संतो सरस्वती नदी के तट। कालीबंगा कहाँ बेटा? घग्गर नदी के तट पे। 1953 में अलकानंद घोष द्वारा। 1960 में ब्रजवासी लाल द्वारा खोजा गया क्षेत्र है। यहाँ बेटा प्राचीन सरस्वती एवं दशगत नदियों के बीच का संगम देखने को मिलता है। कालीबंगा के भवन एवं कच्ची ईंटों। याद रखो बेटा, कालीबंगा से बेटा हवन कुंड देखने को मिलता है, लकड़ी की नाली देखने को मिलती है। भूकंप के साक्ष्य भी बेटा हम लोगों को कालीबंगा में देखने को मिले। जुड़ते हुए खेत बेटा हम लोग को कालीबंगा में देखने को मिले। युग में समाधि में, युग में शादी मतलब जहाँ पे कपल एक साथ बेटा दफनाए गए, उसके साक्ष्य देखने मिले। बेलनाकार मोहरे देखने मिली। 7 अग्नि वेदिकाएं। मांडा सतलज नदी पे 1982 में जगपति जोशी द्वारा खोजी गई। स्थान कहाँ? स्वरूप नगर, रूप नगर, जम्मू कश्मीर में। अब बेटा रोपड़ की चर्चा करें। पंजाब में खोजा किसके द्वारा? 1950 द्वारा यज्ञदत्त शर्मा द्वारा खोजा गया। मोर गिलहरी के साक्ष्य। सभ्यता क्या, ये अंतिम अवस्था थी, ये बेटा लास्ट पॉइंट हम लोग को देखने मिलती, जहां पे सिंधु घाटी सभ्यता अपने विनाश काल पे चल रही थी। एक छुरा देखने को मिला। तांबे के बागर, कुल्हाड़ी, चाट के बटखरे, आजाद भारत का पहला उत्खनित स्थल।
मालिक को कुत्ते के साथ दफनाया गया या कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया। फलक एवं तांबे की पूजा, साथ साथ यहाँ पे आभूषण देखने को मिले और आभूषण काफी सुंदर आभूषण थे। फिर चर्चा करते हैं बालाकोट की। बालाकोट पूर्व हड़प्पा के अवशेष देखने को मिले, सीपों की कार्यशाला, बंदरगाह के रूप में कार्य करता। आमरी की चर्चा करें, एक ऐसा स्थान जो प्राचीन सभ्य सिंधु सभ्यता में एक परिवर्तन के निशान यहाँ देखने मिले। दैमाबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर मृदबार सिंधु दस्तरी प्याले देखने को मिले। सूताडोर, GF डेल्स ने खोजा 1962 में। सूताडोर के पूर्व में भावनापुर चर्चा करें, जेपी जोशी द्वारा खोजा गया। सफेद काले व आसमानी रंग की चूड़ियां यहाँ देखने को मिलती हैं। ये बेटा पूरा का पूरा साक्ष्य जो बेटा सिंधु घाटी सभ्यता का, कल के दिन बेटा हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे सिंधु सभ्यता के बारे में। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ बेटा एक एरर सोल्यूशन मेथड की सेशन है जिसके बारे में आपको बताया गया था, आप जुड़ जाइए। नौद्वार बैच अगर आपने अभी तक नहीं परचेस किया तो परचेस कर लीजिए। साथ साथ द एग्जाम से बड़ी जिससे आप सपोर्ट कर सके वैसे सपोर्ट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन नई जानकारी से, तब तक के कीप स्टडी कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए मुस्कुराते रहिए। टाइम्स पर एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही दूरी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।